नमस्कार दोस्तों, ये आरएएस का प्रीवियस ईयर पेपर का सेट है। तो इसमें हम लोग पॉलिटी का सेगमेंट मतलब 2018 का जो पेपर आया था आरएएस का, तो उसमें अब पॉलिटी का सेक्शन का देखते हैं। हिस्ट्री का कर लिया था हम लोगों ने कंप्लीट, पॉलिटी में देख रहे हैं। तो 26 क्वेश्चन से करते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, केशवानंद भारती बनाम केरल राज, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और ए के गोपालन बनाम मद्रास राज। तो इसमें गोपालन था 50 का, केशवानंद भारती 73 है, मिनर्वा मिल्स 80 का है और क्या बचा, ए के गोपालन। तो गोलकनाथ 67 का है और ए के गोपालन 50 का है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ए के गोपालन आ जाएगा, फिर गोलकनाथ, फिर केशवानंद और फिर मिनर्वा। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? ए आर अंतुले, हरिदेव जोशी, एस एस रे और सी एम स्टीफन। तो इसमें हरिदेव जोशी नहीं थे, बाकी अंतुले, रे और स्टीफन थे। ठीक है, ये तीनों थे। क्या था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4(1) में अनुच्छेद 51 का में स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर शामिल किया गया। इस समिति के अन्य सदस्य ए आर अंतुले, एस एस रे, सी एम स्टीफन थे। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो स्वर्ण सिंह के अतिरिक्त 11 अन्य सदस्य थे। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार से। 28 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 40 के अंतर्गत बताया गया था। तो 241 का अंडमान और निकोबार और 240 का खा लक्षद्वीप, 240 का पुडुचेरी। तो यही गलत है, दादर नागर हवेली है। ठीक है, अंडमान है, फिर लक्षद्वीप है, फिर दादर नागर हवेली है गा में, फिर घा में है संविधान अधिनियम द्वारा प्रविष्टि को लोप कर दिया गया है, और चा में है पुडुचेरी। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। प्रश्नकाल के समय ए वी डी तीनों सही थे, परंतु अब जो संशोधन किया गया है उसमें वर्तमान में 240 वन गा के अधीन ही दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को एक साथ सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, अतः वर्तमान में विकल्प गाओ घा दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, गाओ घा दोनों नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है 29। निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो ये 25 जून 1975 को जो इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी हुई थी उसका था। ठीक है, 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक घोषित किया गया था। बाद में फिर इसके बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया था, आंतरिक अशांति शब्द को। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो संसद के दोनों सदनों में एक साथ संबद्ध। ठीक है, तो डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान का कारण बनाएगा। नेक्स्ट, भारत के कैग
को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख है। 48(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। विधानमंडल है 32 में। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किन एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं लोकसभा में? ठीक है, तो 20 मामले उठाए जा सकते हैं 377 नियम के अनुसार। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो प्राक्कलन समिति है, लोकलेखा समिति है और लोक उपक्रम समिति है। तो ABC हो जाएगा, ABC सी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो तीनों दी गई हैं, प्राक्कलन, लोकलेखा और लोक उपक्रम, ये वित्तीय समितियां हैं। 34 क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो ये संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी 1964 में। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई संथानम समिति 62 से 64 के सिफारिश के आधार पर सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ है। इस प्रकार यह एक सांविधिक संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व दो या दो से कम सतर्कता आयोग होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इसका कार्यकाल 4 वर्ष व 65 वर्ष तथा जो भी पहले तक होता है। न्याय व्यवस्था 35 नंबर क्वेश्चन है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, USA में हुई थी PIL की। फिर बाद में 80 के दशक में हमारे यहाँ PN भगवती जो थे न्यायमूर्ति, वो प्रवर्तक माने जाते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक में हुई। भारत में PIL की शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती PIL की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। भारत में PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। PIL को सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका और वर्गीय क्रिया याचिका के रूप में भी जाना जाता है। भारत के 36 नंबर है क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंधन करे। तो ये 15वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। ठीक है, आयु हुआ 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के अनुसार अनुच्छेद 124 में एक नई धारा जोड़ दी गई जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु का प्रश्न संसद द्वारा बनाई गई विधि में निर्देशित ढंग से तय किया जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 217(1) में संशोधन कर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। अनुच्छेद 217 में एक धारा जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया कि यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की सही आयु का प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए थे। ठीक है, 17वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं सूची में रखा गया जिसकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, ये किया गया था। और 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदू भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 37 है। कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? तो सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो ये चारों हैं। ठीक है, सूचना की पारदर्शिता भी है, प्रकटन भी है, संसूचित नागरिकता भी है, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता भी है। और इसको
सरकार ने पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। अब तो हालांकि जम्मू कश्मीर में भी लागू है, ठीक है। इसमें उद्देशिका में सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता इत्यादि उल्लेख है। अब इकोनॉमिक्स आ गया। 38 समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्थिति होती है। कारण है मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। तो दोनों सही है क्योंकि ये पूरा चक्र की भांति चलता रहता है, ठीक है। तो दोनों सही है और पूर्ति भी कर रहा है, स्पष्टी भी कर रहा है, पुष्टि कर रहा है। 39 निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 21 के लिए प्लस स्लैश माइनस और 2% के सैन्य स्तर प्लस माइनस प्रतिशत के सैन्य स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है। तो ये भारत सरकार ने किया है। भारत में मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन RBI करता है, परंतु भारत में वर्ष 16 से 21 के लिए ये किया गया था। ये तो हालांकि अब करंट टाइप में था, बजट से था। निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में तो अल्प बचतें नहीं आती, बाकी ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों, ये तीनों आते हैं, ठीक है। ABC तीनों आएंगे, अल्प बचतें नहीं आएंगी राजस्व खाते में। राजस्व प्राप्तियां सरकार की वह प्राप्तियां होती हैं जो गैर प्रतिदेय हैं, अर्थात इसे पाने के लिए सरकार से पुनः दावा नहीं किया जा सकता। इसे कर राजस्व, गैर कर राजस्व में विभक्त किया जाता है। कर राजस्व प्रत्यक्ष कर प्लस अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशीय समृद्धि पर जोर दिया गया था। अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशीय समृद्धि पर। क्या था? योजना आयोग द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं, 66 से 77, 67 से 68 और 68 से 69 तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, और 78 से 79 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद, और 90 से 91 और 91 से 92 सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं बनाई जा चुकी हैं, ठीक है। ये 6 वार्षिक योजनाएं जो बनाई गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशीय समृद्धि है, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रता अधिक समावेशी और सतत विकास था। तीव्रता अधिक समावेशी और सतत विकास। नेक्स्ट है 42 किसे GST के दायरे के अंदर रखा गया है? तो मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद। अब तो हालांकि चेंज हो गया है, तो इसमें घी था, ठीक है आंसर। और 4 स्लैब बनाए गए थे, 5%, 12%, 18%, 28%। और 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था GST, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग बताना है तो याचना मुद्रा बाजार जो है वो अत्यधिक अस्थिर भाग होता है। कॉल मनी मार्केट, ठीक है। याचना मुद्रा बाजार, कॉल मनी मार्केट संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है, क्योंकि यह अत्यंत अल्पावधि के लिए होता है, एक दिन के लिए। इसे ओवरनाइट मनी भी कहते हैं। जब मुद्रा एक या उससे अधिक अथवा 14 दिन से ज़्यादा समय के लिए उधार ली जाती है तो इसे नोटिस मनी कहा जाता है। इस तरह के लेन देन के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। 44 वर्ष 2016-17 के दौरान भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की इक्विटी अंतर प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश रहा है? तो उस टाइम मॉरिशस रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? तो उपभोक्ताओं की मांग और अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, इसलिए। हाँ, कम लागत एवं उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। तो ये तीनों आएंगे, ठीक है, इन कारणों से बढ़ रही हैं। अब साइंस आ जाए। साइंस का 46 नंबर क्वेश्चन है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं, तो कौन सी होती हैं? ये अवरक्त किरणें होती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड होती हैं।
टीवी रिपोर्ट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शेल ने 1800 ईस्वी में की थी। रिमोट कंट्रोल बिना तार के कुछ दूरी पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को नियंत्रित करने में काम आता है। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। हर्शेल ने अवरक्त किरणों की और रॉन्टजन ने एक्स किरणों की। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। गामा किरणों की अत्यधिक वेदन क्षमता के कारण इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया एवं कृत्रिम रेडियोधर्मिता में होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटन ने की थी। पराबैंगनी किरणों का उपयोग सिकाई करने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को व्यक्त करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में होता है। परा उच्च आवृत्ति UHF की तरंगें साधारणतः संचरित की जाती हैं, ये अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, ठीक है। तो सी हो जाएगा आंसर। और यह विद्युत चुंबकीय विकिरण की पट्टी होती है जिसकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। इन तरंगों का प्रयोग आधुनिक मोबाइल फोन में दूरदर्शन के प्रसारण में ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली में होता है। नेक्स्ट है 49। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो टिन की चढ़ाई जाती है। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः रांगे टिन धातु की परत चढ़ाया जाता है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें 70% तांबा, 30% जस्ता, टिन 12% मिलाकर कांसा मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीहर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया? तो नॉकडोना हो जाएगा इसका, ठीक है। एक्जेट, एम्ब्यूल, ल्यूकोस्किन, ये तीनों हैं।